वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं वीडियोस में, वो आपने देखे होंगे वीडियोस। यदि आप चैनल पर नए हो और आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाना। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मैंने लिंक डाल रखा है, आप देख सकते हो, तो आप देख लेना। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट चैप्टर की। तो लास्ट टॉपिक है आज का, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी तक हमने देखो मेटल्स की रिएक्शंस देखी थी कि मेटल्स किस तरह से वाटर, एयर और एसिड से रिएक्ट करते हैं, कैसे दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा, मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी। नॉन मेटल्स के केस में हमने देखा कि एयर से रिएक्शन होती है और एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब आज जब हम ये देखने जा रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो मेटल्स किसको कहते हैं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दी थी, क्या कहा था, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल आप इसको कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो, वैलेंस शेल। यही देखा था हमने, ठीक है, कि मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 1, 2 और 3। इसी तरह हमने देखा था कि नॉन मेटल्स की यदि हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, इन आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में। ये हमने देखा था। तो अब ये भी मैंने तुमको बताया था कि यदि मेटल्स को अपनी कंप्लीट करने होता है ऑक्टेट, क्योंकि देखो एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। तो ऑक्टेट थ्योरी के अंदर क्या होता है कि एनी एलिमेंट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो जो सबसे बाहरी वाली शेल होगी, जो सबसे लास्ट शेल होगी, उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 हैं तो इसको अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट किस लिए क्या गया, 8 से रिलेटेड हो गया ऑक्टेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको लेना पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 लेना पड़ेंगे, यहाँ पर 5 लेना पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, वो थोड़ा सा लाइक उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, प्रोटॉन्स भी उतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा। तो क्या होता है, मेटल्स लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यदि हम नॉन मेटल्स के केस में देखें तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7 है सपोज, तो ये क्या करेंगे, लेंगे, रादर देन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स ये लेते हैं। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब 7 लूज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एलिमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करते हैं, ये सीधे सीधे 1 ले लेगा, 6 वाला 2 लेके पूरा कर लेगा, 5 वाला 3 लेके पूरा कर लेगा। 4 के केस में आप देखोगे जनरली ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आगे हम क्या देखेंगे, जब मेटल ने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपके सामने सोडियम का, राइट। ये है हमारा सोडियम मेटल। सोडियम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। क्यों है, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का, एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा 2, 8, 1 है। ये आपने 9th क्लास में सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यदि याद नहीं हो तो इसको ध्यान कर लो, KLMN शेल होती हैं और 2n स्क्वायर के रूप में आप इसको कर सकते हो, 2n स्क्वायर से फिल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट शेल है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड शेल में 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम करते हैं, ठीक है। इससे तुमको याद आ गया होगा कि किस तरह से हमें कन्फिग्रेशन करना होता है। अब देखो सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, ये चाहेगा ये इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, ये इसको लूज़ कर दे, और लूज़ कर देगा तो क्या होगा, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं, तब ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि जो आपकी गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, उनमें क्या होता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल।
किसमें, इनर्ट गैसेस में। तो ये क्या होती हैं, ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल मतलब नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगी भाई, इसके पास सब कुछ अपना पूरा है, तो ये किसी से क्यों एहसान लेगा कि और इलेक्ट्रॉन लेना है या किसी को देना है, कुछ नहीं करना है, इसको शांत रहना है। लेकिन जब यदि इसको सोडियम की हम बात कर रहे हैं या हम और एलिमेंट की बात करेंगे जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2, 3 या 5, 6, 7, 1 कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नंबर हैं, तो उनको तो या तो लूज़ करना होगा या लेना होगा। मेटल्स हैं तो लूज़ करना होगा, नॉन मेटल्स हैं तो लेना होगा। अब सोडियम ने देखो 281 है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैसे लूज़ करेगा, इसने -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, यहाँ पे लूज़ कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया तो सोडियम क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसका कन्फिग्रेशन 2,8 रह गया क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ पर आपकी कहानी शुरू होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस किस के बराबर होता है, जो किसी भी मेटल का जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है आपका नंबर प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यदि ये मैंने कहा सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है तो इसमें प्रोटॉन भी जो है वो 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। अब जब इसमें प्रोटॉन भी 11 है इलेक्ट्रॉन भी 11 है, अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी अब जो नया ये बना सोडियम आयन जो बना हमारा विद पॉजिटिव चार्ज, इसमें प्रोटॉन तो रह गए 11, इलेक्ट्रॉन रह गए 10 ओनली। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। देखो इसने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल दिया बाहर की शेल में, तो इसने कहा भैया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो, हटा दिया तो क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया। अब प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनमें तो कोई अंतर आना नहीं है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि 1 प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किया ये कहाँ जाता है, देखो इसको मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ कि ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17, यानी इसका जो कन्फिग्रेशन है वो कितना है, 287 है। तो क्लोरीन ने कहा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम से ले लेते हैं। तो क्लोरीन ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया इसने, जैसे इसने 1 डोनेट किया या लूज़ किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ले करके क्या हुआ, अब जो क्लोरीन बना उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन तो रह गया 17, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने रह गए, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, 288, क्योंकि हम जो कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से लिखते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर से रखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर लूज़ करना या गेन करना हो रहा है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बचा है उसके हिसाब से कन्फिग्रेशन हो जाता है। यहाँ पर जो था, यहाँ प्रोटॉन भी 17 थे इस केस में, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे जब ये क्लोरीन का एटम था। जब ये क्लोरीन आयन बना, ठीक है, अब आयन बन गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, आयन बन गया, तो ये क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने देखा कि किस तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन ले सकता है, और ये दोनों क्या करते हैं, उसने 1 दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है इसको देखते हैं। देखो ये मैंने लिखा सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो मैंने इसका 1 डॉट लगा दिया, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है, दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करना है आपको, 7 बना देना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। अब सोडियम के पास यहाँ पर 281 है, क्लोरीन के पास यहाँ पर 287 है, तो ये क्या करेगा, सोडियम ने दे दिया क्लोरीन को, उसने कहा ठीक है मैं भी पूरा हो जाऊँगा, 28 मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन ने कहा ठीक है ये सही है। अब दोनों ने रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड बना।
अब सोडियम का क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने देखा है, ठीक है। और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। और इसका ऑक्टेट भी हम देखेंगे कि कंप्लीट हो गया। पहले यहाँ पर 7 थे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर 8 हो गए। इसमें पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन था 281, अब हो गया 28। क्लोरीन का था पहले 287, अब हो गया 288। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किस तरह से हुआ। अब यहाँ पर जो आगे बात चल रही है वो क्या है, आप देखो ये कैसा कंपाउंड बना है। इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम है, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और आप कह सकते हो इसको आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आपकी बुक में ज़्यादातर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, आयनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन भी आपको आयनिक कंपाउंड के नाम से ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड को क्या, क्योंकि देखो दो आयन से मिलकर के बना है, राइट। तो आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब आयन्स, एक आयन देगा दूसरा लेगा। याद रखना यहाँ शेयर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन, गिव एंड टेक हो रहा है। एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे ने उसको ले लिया है। तो ये जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखो कैसे बनना है, ठीक है। अब हम इस केस में हमने देखा था कि ठीक है, इसको एक लेना था, क्लोरीन को, सोडियम को एक देना था, इजीली हो गया। अब क्या होगा यदि सोडियम की जगह हम मैग्नीशियम ले लें, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैग्नीशियम ले लेती हूँ मैं। मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 282 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो मैंने आउटर मोस्ट शेल का स्ट्रक्चर बना दिया इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। फिर प्लस अब इसको क्लोरीन से रिएक्शन करना है, तो ये क्लोरीन ले लिया हमने। क्लोरीन के में हमने देख ही रखा है कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब मैग्नीशियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्या होगा, ये कहेगा भाई एक क्लोरीन हमें और चाहिए, उसको भी देना है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक क्लोरीन और आएगा और इसको भी ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। तो इस तरह से अब कहेगा कि हाँ अब सही हो गया, मेरा अपना कंप्लीट हो गया है, ऑक्टेट 28 हो गया। उधर क्लोरीन के भी दोनों एटम का कंप्लीट हो गया। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये देखो इस तरह से 2+ चार्ज। अब 2+ चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो था प्रोटॉन्स भी 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। लेकिन आगे जा कर के क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया। तो कितना हुआ, यहाँ पर रह गया अब इसके पास 28 ओनली। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन अभी भी 12 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गए आपके पास सिर्फ 10, राइट। तो यानी कि जो यहाँ पर प्रोटॉन 2 ज़्यादा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट इस चीज़ का क्लियर कर लो कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों होगा। अब क्लोरीन, अब ये कहोगे आप क्लोरीन के 2 हैं तो क्या हम 2 बार लिखेंगे क्लोरीन, बिल्कुल नहीं। हमें पता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यदि हमें याद है तो क्या है, वो MgCl2 है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाए, राइट। ये देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, Cl लिखा। Cl का चलो मैं यहाँ पे फिर से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना सकती हूँ। वैलेंसी भी सिंगल रहेगी क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब ये 2 8 हो गया, लेकिन हम कहेंगे यहाँ तो 2 क्लोरीन एटम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर से सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे, तभी ये फार्मूला आपका आता है MgCl2। क्लियर हुआ। तो ये आपका बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड किस तरह बनते हैं ये हमने अच्छे से समझ लिया है कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं जब एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो अब हम जो कंपाउंड देख रहे हैं दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्या होता है, MgO, ठीक है। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, कैसे बनेगा देखते हैं। देखो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है। 12 क्या इसका एटॉमिक नंबर, राइट।
तो मैग्नीशियम यदि मैं लिखूँगी यहाँ पर, तो इसके बाहर की शेल में कितना है, कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 282। तो जब 282 कन्फिग्रेशन है तो बाहर की शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है, ये वैलेंस शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है 2 है, मैंने 2 लिख दिया। अब एक प्लस का साइन बना दिया। और ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 है, और कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आप देखोगे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसने कहा ठीक है मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम ने कहा मैं तो लूज़ कर ही रहा हूँ, तो इसने कहा बिल्कुल सही है मैं ले लेता हूँ, और इसके पास हो गया कंप्लीट। तो ये भी खुश ये भी खुश, दोनों के पास कंप्लीट हो गया। ये अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 था, राइट। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स आए इसके पास, तो क्या हुआ, इसका कन्फिग्रेशन हो गया कंप्लीट। मैग्नीशियम का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो मैग्नीशियम है ये, इसके ऊपर अब कितना चार्ज आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज कितना आएगा 2+, राइट। और कन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका 8 हो गया। क्योंकि चार्ज क्यों 2+ आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों कितने हैं इसके पास 12 हैं, क्लियर। यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने रह गए, कितने हैं 12, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10 रह गए। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, सॉरी कम है, 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन, राइट। अब देखो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर देते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितना चार्ज आएगा 2-। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स था वो क्या था, प्रोटॉन्स भी 8 थे यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स भी सफाई से लिख देते हैं, यहाँ पर गंदा हो रहा है बहुत छोटा हो गया, ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन्स भी कितने थे 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे 8। यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स रह गए 8 लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 हो गए। तो अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स 8 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, 2-6 कन्फिग्रेशन इसीलिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन से 8 रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गया, तो हमारा 2 नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो बना हमारा आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये भी कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो याद रखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि स्ट्रक्चर बनाइए इस कंपाउंड का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का दे दिया, सोडियम ऑक्साइड का भी दे सकते हैं। देखो सोडियम ऑक्साइड में क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहाँ पर 2 सोडियम एटम आ जाएंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, इसीलिए Na2O हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपके में बुक में एक टेबल दी है एटॉमिक नंबर की और उसके अंदर कन्फिग्रेशन भी दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। आपको याद रहना चाहिए कि किस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, और वो मेटल है या नॉन मेटल है, कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर से आपको कन्फिग्रेशन पता लग जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता लग जाएगा। आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बने, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें तो समझ लो, क्योंकि ये कंपाउंड्स आपके आयंस के गिव एंड टेक से बनते हैं, तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये बहुत ही अंदर से क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपाउंड्स के अंदर, इजिली ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है इनकी, देखो जनरली ये जितने भी कंपाउंड आप देखोगे ये सॉलिड होंगे, याद रखो जितने भी कंपाउंड हैं। आप सोडियम क्लोराइड से याद रखना, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट होता है, सॉलिड होता है। और इसी तरह से आप यदि सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड देखोगे ये सब सॉलिड होते हैं। साथ ही ये हार्ड भी होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि क्या देखा आपने कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और इस वजह से क्या होता है ये हार्ड होते हैं, क्योंकि ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं।
तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। हार्ड होते हैं, लेकिन साथ ही कैसे होते हैं, ये ब्रिटल भी होते हैं नेचर में। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, ये ब्रेक हो जाते हैं इजिली, ब्रेक इजिली इनटू पीसेस, ठीक है ना, यदि इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, तो ये इजिली जो है ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में। हो गया, ठीक, समझ में आ गया। तो फिजिकल स्टेट क्या देखे हमने, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस पर प्रेशर थोड़ा भी लगाएंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं। अब ये क्यों हाई होते हैं, क्योंकि ड्यू टू किस वजह से होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द आयंस, ठीक है। आयंस होते हैं, इस वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से क्या होता है, दे नीड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयंस, ठीक है। जो आयंस हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग, उनको ब्रेक करने के लिए होता है, क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम जब काफ़ी देर तक मेल्ट तब होगा जब काफ़ी देर तक हीट देंगे, उसी तरह बॉयल भी तब होंगे ये कंपाउंड्स जब इनको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की सप्लाई होगी। तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होते हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि इनको हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, बहुत ही आयनिक कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या होगा, अपोजिट आयंस हैं, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। तो उससे ओवरकम करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है। इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। क्लियर हुआ, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट हम आते हैं सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल है, याद रखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ना, ये सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में। किस तरह के सॉल्वेंट्स में, आप कह सकते हो जैसे आपका कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इन सब में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये हो गया इनका सॉल्युबिलिटी। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो पहली बात तो हमें क्या पता है, कोई भी सॉल्यूशन में या कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस यदि कंडक्टिविटी हो रही है, मीन्स क्या है कि वो उसके अंदर आयंस हैं जो कि फ्लो कर पाएंगे। बिना आयंस के फ्लो नहीं हो पाएगा करंट का, ठीक है। यदि सपोज मैंने ये बीकर लिया और इस बीकर में मैंने क्या किया, पानी डाला, राइट। अब मैंने यहाँ पर NaCl डाल दिया, ये वाटर भी है यहाँ पर, और मैंने डाल दिया NaCl। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, राइट। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, इसको बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, जैसे ये पानी में डिज़ोल्व हुआ, सोडियम क्लोराइड हमने देखा है कि हाँ यस ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो जैसे ही ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, इसमें आयंस जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, सोडियम आयन भी हो जाएंगे और जो आपके क्लोराइड आयन है वो भी होंगे। इस तरह से क्या होगा, ये एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस का मूवमेंट हो जाएगा। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, जो आपका NaCl है, ठीक है। इसके आयंस बन जाएंगे, सोडियम पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे है नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो किधर मूव कर जाएंगे, आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा सोडियम
Na+ इधर आ जाएगा और जो क्लोराइड आयंस हैं वो इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब जब आयंस का मूवमेंट फ्री हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स। आप क्या लिखोगे? दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। बट ऐसे ही नहीं है कि सॉलिड स्टेट में, इन एक्वस फॉर्म। तो क्या देखा कि जब भी आयंस फ्री होंगे सॉल्यूशन में वाटर के तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इट मीन्स ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुए। दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, कब होंगे? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यदि वाटर में आपने डिसॉल्व किया तब होंगे, या फिर मॉल्टन स्टेट में। क्योंकि इस तरह से क्या होगा, मॉल्टन स्टेट में भी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा ड्यू टू हीट। हीट होगी तभी पिघल जाएंगे, तभी मेल्ट होंगे। सेकेंडली, फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, और जब डिसॉल्व हुए वाटर में तब भी फ्री आयंस प्रेजेंट हैं जो कि मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट आपको नोट करना होगा, these do not conduct electricity, do not conduct electricity in solid state। हमेशा याद रखना, सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा आयंस का। तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे या मॉल्टन स्टेट में होंगे तो ये गुड कंडक्टर्स हैं। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। फिजिकल स्टेट याद कर लेना, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट्स में। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कब हैं? जब या तो पानी में डिसॉल्व किए हों, एक्वस फॉर्म में हो, या फिर मॉल्टन स्टेट में हो। लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप रिएक्शंस ऑफ मेटल नॉन मेटल्स आपने देखा किस तरह से कंपाउंड बनते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से लर्न कर लेना। सो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस साल के सिलेबस का तो आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। वैसे तो चैप्टर अभी हाफ बचा हुआ है, लेकिन जो 2021-22 का सिलेबस है उसमें इतना ही आना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराने हैं अभी आपको। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।